नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। कहते हैं हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान में अभी हम हैं और हमारे साथ में अभी कुछ साहित्यकार हैं। मैं आपको परिचय एक एक करके करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पे आज के दिन हिंदुस्तान में परिचर्चा होनी चाहिए और उसी परिचर्चा को लेकर आज एसएम न्यूज लाइव की टीम कुछ साहित्यकारों के बीच मौजूद है। हमारे साथ में आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर विश्वनाथ सर्राफ हैं, साथ में अरविंद कुमार राय जी हैं और साथ में है शंभुनाथ अरुणाव जी। और आप तीनों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा एक एक करके और आज चर्चा होगी कि हिंदी दिवस क्या है और आज जो हम भारत में रह रहे हैं और आज का जो कल्चर होता जा रहा है, इंग्लिश वाला जो कल्चर होता जा रहा है, उस पे इनका क्या मानना है। और आज हिंदी दिवस तो है लेकिन हिंदी कहाँ गुम होता जा रहा है, आज उस पे परिचर्चा होगी। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बताइए हिंदी दिवस क्या है सर और क्यों मनाया जाता है। ये हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 1949 ईस्वी में हमारी संविधान सभा में इस बात पे चर्चा हुई कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए इस देश में। और बड़ी आपको जान के खुशी होगी शायद कि मात्र 2.5 दिन इस पर चर्चा चली, इस बात पे। हाँ, इस बात पे कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। इस पर मात्र 2.5 दिन की चर्चा के बाद सर्वसम्मत राय बनी कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए और उसको 14 सितंबर 1949 को इस बात को मान लिया गया। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत दिलचस्प बात यह है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का जो पहला प्रस्ताव आया वो एक गैर हिंदी भाषी आदमी से, एक बंगाली भाषी केशव चंद्र सेन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाई जाए। अच्छा, मतलब गैर भाषी ये बोल रहे हैं कि हिंदी गैर हिंदी भाषी, हाँ, ये बोल रहे हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। यदि उसके बाद फिर गांधी जी इसके पक्ष में थे और भी कई लोग। और 1937 ईस्वी में जब वो असेंबली का इलेक्शन हुआ था तमिलनाडु में, जहां राजगोपालाचारी जीत के आए थे, तो उन्होंने इसकी शुरुआत में ही मतलब विवाद पैदा हुआ। हिंदी राजभाषा नहीं बनी, इसका जो जड़ है इसके जन्म के समय से ही है। हुआ ये कि जब राजगोपालाचारी वहाँ बने तो उन्होंने हिंदी को अनिवार्य कर दिया पूरे भारत में। नहीं, तमिलनाडु में। तो चूंकि ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक फायदा तो लेना है, तो उनके जो दूसरे विरोधी लोग थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा क्यों होगी। अच्छा। हमारे यहाँ तो हिंदी नहीं है, हम तो तमिल बोलते हैं। हाँ, हम लोग साउथ के हैं, तमिल बोलते हैं हम। ये बात मतलब विवाद बढ़ता रहा। आज़ादी के बाद संभवतः 65 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार ने ये कहा संसद में कि यदि एक भी राज्य की सरकार इसके विरोध में है कि हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जाए तो ये नहीं बनेगा। जब तक सभी राज्यों की सहमति नहीं हो जाएगी तब तक ये राजभाषा नहीं बनेगा। ये राजनीतिक कारण था, हिंदी का विरोध एक्चुअली था नहीं। अच्छा। ये राजनीतिक उनके विरोध ही हिंदी लागू कर दिए, इसलिए उनके विरोध में थे, इसलिए हिंदी का विरोध। और इसको प्रचारित किया गया कि तमिलनाडु के लोग हिंदी के सबसे बड़े विरोधी हैं। सच बात ये नहीं है। सच बात ये था कि राजगोपालाचारी का विरोध करना था, मतलब अपोजिशन जो कहा, अपोजिशन वाले विरोध किए। फिर ये बात जब आगे बढ़ी 1965 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि सभी राज्यों की सरकार यदि सर्वसम्मति से पास करें तभी ये राजभाषा हो सकता है। उस समय एक बात और आई थी कि आज़ादी के बाद 15 बरस तक अंग्रेजी, 15 बरस के बाद अंग्रेजी के जगह हिंदी हमारी राजभाषा होगी। लेकिन चूंकि सर्वसम्मति नहीं हुआ और हमारी केंद्र की सरकार का ये कहना था कि जब सारे राज्यों की सरकार इसको मान ले तभी हम इसको लागू कर सकते हैं, तो वो तो हुआ नहीं। इसी कारण आज तक आपको अंग्रेजी को आप हटा नहीं सके हैं। इसीलिए अभी तक चलता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से राजभाषा है लेकिन व्यवहारिक तो नहीं है। और यदि व्यक्तिगत मेरी राय पूछिएगा तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि वास्तव में हिंदी को पूरे देश पर, क्योंकि हमारा जो देश है
जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी को ख़त्म करेगा। ये कि हिंदी आप जबरदस्ती मतलब थोपना हुआ। हाँ, तो हम इसके पक्ष में नहीं है। हमको लगता है कि जैसा ये है आज के समय में, हिंदी आज मजबूरी है लोगों की। ये नया बात आप बोल रहे हैं सर। हाँ। ये आप नया बोल रहे हैं कि हिंदी को थोपा गया है। नहीं, थोपा नहीं गया, थोपा नहीं जाना चाहिए। हम थोपा नहीं जाना चाहिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं। मतलब ये राष्ट्रभाषा नहीं बननी चाहिए सर। नहीं, राजभाषा तो है, राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, लेकिन ये बाध्यता नहीं हो कि आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ये इस तरह का। दूसरी जिस बात तरह से अभी इंग्लिश कहा जा रहा है, कंपलसरी किया जा रहा है, मतलब इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, बहुत जगह ऐसा कहा जाता है कि नहीं इंग्लिश है तो सब कुछ है, मतलब बाहर भी जाते हैं आप तो इंटरनेशनल। वही बात हम कह रहे हैं कि हिंदी आज बाजार की जरूरत है। हिंदी जो है सो बाजार की जरूरत है। आप देखिए कि हिंदी बोलने वाले लोगों की जो संख्या है, वहाँ आप आज विज्ञापन में देखिए, हिंदी में विज्ञापन आ रहा है, गैर हिंदी भाषी लोग भी हिंदी में विज्ञापन कर रहे हैं। तो बाजार आज बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। दूसरी बात है कि हिंदी कहने से राजभाषा हम घोषित कर दें तो बन जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, उसको अपनाना पड़ेगा। उसके लिए तो आपके पास क्यों अपनाइएगा? आपको मान लीजिए इंजीनियरिंग में पढ़ना है, आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है, तो वहाँ आपके पास हिंदी में कोई सामग्री नहीं है। लेकिन अभी तो सर हायर एजुकेशन में भी लागू कर दिया गया है ना कि हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये रोक तो कभी नहीं था ना। नहीं, पहले था। पहले नहीं सर, रोक कभी नहीं। पहले इंजीनियरिंग में हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में नहीं पढ़ा जाता था, इंग्लिश में ही था सर। अभी हिंदी में है सर, क्योंकि मटेरियल नहीं है हिंदी में, इसीलिए लोग पढ़ते हैं मजबूरी में, इंग्लिश पढ़ते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, मेरा मीडियम हिंदी रहा है, लेकिन मैं पढ़ा इंग्लिश में हूँ, क्योंकि मजबूरी ये थी कि हिंदी में मटेरियल नहीं था, तो इंग्लिश में मजबूरी था पढ़ना था। पढ़ते थे अंग्रेजी में, लिखते थे हिंदी में। सही बात है, इस पे और भी चर्चा होगी सर। हमारे साथ में 2 और साहित्यकार हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, अभी सर बहुत बड़ी बात सर ने कहा कि हिंदी जो है, हिंदी को थोपना नहीं चाहिए। आपका क्या मानना है सर? देखिए, हिंदी पहले भी कभी थोपी नहीं गई है। स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में रही है। आज भी विश्व में तो इसका तीसरा स्थान है ही। हिंदुस्तान में ये ऐसी सबसे बड़ी भाषा है जिसे पूरे देश में लोग बोलते हैं, समझते हैं, और इसका विरोध कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। पूरा आंदोलन, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हिंदी में बेस्ड रहा है। हिंदी ही इसकी संपर्क भाषा रही और हिंदी में ही हमने आंदोलन शुरू किया, और हिंदी के बदौलत ही हमारा आंदोलन इतना सशक्त रहा कि आज हम स्वतंत्र हैं। अगर हिंदी नहीं होती, अगर हम अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा अपनाते, तो शायद पूरे देश में हम इस आंदोलन को नहीं फैला सकते थे। इसलिए बहुत बड़ी संपर्क भाषा रही है ये हिंदी भाषा। इसीलिए इतिहास, अरविंद जी ने बताया कि इतिहास बिल्कुल इसका स्पष्ट है कि स्वतंत्रता मिलने से पहले ही इसे राजभाषा के रूप में मान लिया गया। उस ज़माने में राजभाषा का अर्थ ही होता था राष्ट्रभाषा। राजभाषा ही को समझा जाता था, मतलब राज को समझा जाता था, क्योंकि उस समय में भारत एक इतना बड़ा देश नहीं था, छोटे छोटे रियासतों राष्ट्र राज्य था, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ। स्वतंत्रता से पहले, हाँ, स्वतंत्रता से पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और वहाँ का जो प्रधान होता था अपने को राजा कहता था। तो राजभाषा उसके हिसाब से थी। इन्होंने ठीक कहा कि सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु, यानी उस ज़माने के मद्रास या उससे पहले द्रविड़, तो मद्रास में उन्होंने इसे राजभाषा का रूप दिया और इसे कहा कि भाई पूरे मद्रास में, क्योंकि मद्रास से ही उनका ये था, पूरे देश में हिंदी को एक राजभाषा के रूप में माना जाए। अदालतों के काम भी हिंदी में ही हों और सारे राजकाज हिंदी में। हाँ, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि साहब ये राजनीतिक कारणों से ऐसा हुआ
कि हिंदी का विरोध हुआ, क्योंकि पॉलिटिकली लोगों ने ये समझा कि शायद अगर हिंदी आगे आ गई तो हम लोग पीछे फेंका जाएंगे। कांग्रेस की सरकार उस समय में हुआ करती थी, तो विरोधी नहीं चाह रहे थे कि मतलब इनका वर्चस्व बाकी रहे। इसलिए हमारे यहाँ देश में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में आज भी है, और हम समझते हैं कि आज भी इससे कोई दूसरी बड़ी भाषा संपर्क भाषा नहीं है हिंदुस्तान में। हर राज्य में बोली जाने वाली भाषा, समझी जाने वाली भाषा, एक रिक्शा चालक भी हिंदी समझता है और एक वहाँ का बासिंदा भी हिंदी समझता है। भले ही वो बोलना नहीं चाहे या बोल नहीं पाता हो या उसके बोलने में कुछ विरोधाभास हो, कुछ गलतियाँ हों, लेकिन हिंदी जानते सब हैं, समझते सब हैं। एक मेरा सवाल रहेगा सर। सर एक चीज़ है कि इंडिया में हम हैं, और इंडिया में सर हिंदी बोलने वाले को छोटा समझा जाता है। अभी भी अगर बाहर निकलते हैं सर, अगर इंग्लिश में बात करना हो, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही हो और वो हिंदी में बात कर रहा है, भले अपना उसको अपने गांव समाज का टंग आ जा रहा हो उसके उस हिंदी में, तो उसे छोटा समझा जाता है। क्योंकि आज भी जब इंडिया की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो छोटा क्यों समझा जाता है सर? राजभाषा। यह भाषा को लेकर जो हमारी मानसिकता है, इसके कारण ऐसा होता है। वैसे यह माने कि कोई भी भाषा बुरी नहीं है, लेकिन जिस भाषा में हमारा काम काज चलता है, जिस भाषा से हमें रोज़गार मिलता है, तो वह हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी भाषा होती है। और इसमें मातृभाषा जो है वह सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। अब रही बात कि हिंदी बोलने वाले या हिंदी में काम करने वाले लोगों को हीन क्यों समझा जाता है जी। तो यह हमारी गुलामी मानसिकता है भाषा के प्रति। हम यह समझते हैं, हमारे यहाँ यह प्रवृत्ति है कि अंग्रेजी जो है यह हम पर जो शासन किया, या अंग्रेजी जो है ऊंचे लोगों की भाषा है, एलीट क्लास की भाषा है, इसीलिए जो है इसको अधिक तरजीह दी जाती है, अधिक इसको जो है सो प्रश्रय दिया जाता है, और यह जो है सो हमारी मानसिकता को दर्शाता है अगर हीन समझा जाता है हिंदी बोलने वाले को। अन्यथा इसमें कहीं से भी हीन नहीं है। और यह जो है कोई भी भाषा अगर रौब गांठने के लिए उपयोग की जाती है तो यह जो है गलत बात है। इस मानसिकता को हटनी चाहिए, इस पर जो है विचार होना चाहिए कि नहीं, ठीक है कि अंग्रेजी भी हम अपनावें, लेकिन हिंदी की जगह या तमिल की जगह या तेलुगु की जगह या मलयालम की जगह हम अंग्रेजी को अधिक अधिमानता दें, यह अच्छी बात नहीं है। तो हमारी मानसिकता ऐसी है, इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। सर एक सवाल रहेगा आपसे, आपने वो दौर भी देखा है सर, और अभी का दौर भी आप देख रहे हैं, तो उस दौर में कैसा था हिंदी, और अभी के दौर में कैसा हिंदी देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदी जहाँ तक भाषा के रूप में देखा जाए तो भाषा की जो शुद्धता कहिए जी, वही उसमें बहुत कमी है पहले की अपेक्षा। हाँ बिल्कुल। आज के जनरेशन है, हमारे समय में गलतियाँ लिखने में हिज्जा की गलती बहुत कम होती थी। जी। आज के समय में आपको लिखने की गलतियाँ बहुत ज़्यादा, बल्कि बोलने की भी गलती। अधिकांश डिग्रीधारी लोगों को भी आप कहते सुनिएगा, गाड़ी चला गया कि गाड़ी चली गई, इसका भी अंतर उसको पता नहीं है। मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब एक पढ़े लिखे आदमी के हिसाब से यदि बात करें, एक आम आदमी के हिसाब से बात करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी
यदि बात करें तो उनको तो इन चीज़ों को देखना होगा सही बात। कि हम क्या बोल रहे हैं। यदि हम प्रोफेसर हैं और हम यदि बोलें कि गाड़ी चला गया तो फिर हमारे शिक्षा पे सवाल उठता है। तो इसका असर होता है। सवाल तो जो उठे लेकिन इसका असर होता है, हमारे बच्चे सुन रहे हैं। जी जी। दूसरी बात ये है कि जो ये आपका जो ये सवाल है, ये सवाल का जवाब हमको लगता है बड़ा विस्तृत है मेरे हिसाब से। पहले क्या होता था कि हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ना शुरू किया था तो उस समय हम लोग हिंदी में पढ़ना शुरू किए। हम लोग तो मोटा मोटी मानिए कि 5वां 6ठा क्लास में आके ABCD सीखे। अच्छा अच्छा। वरना मतलब इंग्लिश सीखना लेट से शुरू हाँ किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी हम लोग ये करते थे कि और उसका मात्रा ये तमाम चीज़ अ से लेके य र ल व अंतिम तक ये जो वर्ण था, फिर उसके साथ मात्रा और तमाम इन चीज़ों पर मुझे याद है कि मिडिल स्कूल में मुझे सबसे ज़्यादा मार पड़ती थी हिंदी की क्लास में। हमारे जो टीचर थे, हमारे हेडमास्टर थे, वो हिंदी से BA ऑनर्स थे। वो सप्रसंग व्याख्या क्या होता है, मुझे लगता है कि आज शायद हिंदी में ऊंची क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत बढ़िया से पता नहीं है। हम लोग मिडिल स्कूल में सीख गए थे, इतनी मार खाए थे इस सप्रसंग व्याख्या सीखने में। तो पढ़ाई का स्तर जैसा होगा आज, तो कोई बिहार की यदि बात करें तो क्या स्तर है आप देख रहे हैं, डूब रहा है। कोई स्तर नहीं है। आज हमारे ज़माने में जैसे आप देखिए कि पत्र लिखना, जी। अब तो पत्र लिखने की परंपरा ही खत्म हो गई। मोबाइल का दौर आ गया। अब तो आप को बोलें कि अंतर्देशी देखें तो शायद आप भी नहीं देखे होंगे। अंतर्देशी क्या होता है, पोस्ट कार्ड हो सकता है देखे होंगे। जी जी। तो पत्र लेखन जो होता था तो वो बड़ा मैथमेटिकल, उसका मार्किंग बड़ा मैथमेटिकल होता था कि कहाँ कॉमा लिखना। हमको अपने पिताजी को लिखना है पत्र कि हमको कुछ पैसे चाहिए, फॉर्म भरना है या कुछ ऐसा करना है, तो वो बड़ा मैथमेटिकल था। परीक्षा में ये सवाल आता था कि अपने पिताजी के पास लिखो या अपने प्रधानाध्यापक को लिखो छुट्टी के लिए आवेदन, तो कहाँ कॉमा लगाना है वो चीज़ सिखाया जाता था। हाँ, आज के बच्चों को आप देखिए, आप उनको बोलिए कि अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखो तो नहीं लिखता। दूसरी, ये मोबाइल जब से हुआ है तो भाषा को तो बहुत बिगाड़ा है इसने। चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, फॉर यू लिखना है तो डिजिट में 4 लिखते हैं, और यू लिख देते हैं। जी। तो ये भाषा के साथ तो मतलब हमको लगता है खिलवाड़ हो रहा है। बड़ी ज्यादती है भाई। इसके पीछे एक बात जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात लगी हमको और हम उससे बहुत सहमत भी हैं कि हिंदी जो है सो पूरे देश की संपर्क भाषा है और स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में यही प्रमुख भाषा थी हमें जोड़ने की। और हिंदी, आप जानते हैं कि जो गांधी जी के आने के बाद इसकी शुरुआत होती है चंपारण से। जी जी। तो हिंदी की बड़ी भूमिका थी, हिंदी की बड़ी भूमिका थी। और तमाम अभी भी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे उससे हम बहुत सहमत हैं, उनकी बात बहुत सही है। जी। दूसरी बात जो अभी आप शंभू से पूछ रहे थे, जो आपका सवाल था कि हिंदी बोलने वाले को आप हीन समझते हैं, जी। इसके पीछे तो कोई बड़ा कारण नहीं। इसके पीछे तो हमारी जो गुलाम मानसिकता है वही है। वही है कि उसमें बताया ही गया था, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसमें ये बात अंतर्निहित है कि इस शिक्षा पद्धति को पढ़ के निकलने वाले लोग अपने ही लोगों को गाली देंगे। अच्छा, ऐसा है उसमें? बिल्कुल अंतर्निहित है, उसमें लिखा थोड़े ना है, अंतर्निहित है। आप देखिए, उसका उदाहरण हम आपको देते हैं कि आज भी यदि आप एक MA पास BA पास आदमी हैं और आपका खास सगा भाई या आपका सगा चाचा यदि वो अनपढ़ है, वो खेत में काम करता है और आप जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? यही भेद पैदा करना था लॉर्ड मैकाले को
शायद आपको पता हो कि मैकाले ने अपने फादर को चिट्ठी लिखा था कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति हम इस देश में लाने जा रहे हैं कि जिसे पढ़ के लोग तन से तो भारतीय होगा लेकिन मन से अंग्रेज होगा। तो वो मन से जो अंग्रेज है वो अंग्रेजी अभी भी है। इसी के कारण हिंदी वाले हीन है, क्योंकि हिंदी हमारी माँ बोलती है, हिंदी हमारे पिताजी बोलते हैं। तो हमें लगता है कि मतलब सेंस ऑफ वीआईपी कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं। अब अंग्रेजी में सही बोलते हैं गलत बोलते हैं वो और बात है, लेकिन सेंस ऑफ वीआईपी जो है वो एक फीलिंग पैदा होता है लोगों को। सही बात है, ये मानसिकता वहां से आती है। ये कारण है। सही बात आपने कही सर। अभी जब आप बाहर जाएंगे, अभी जब आप मेट्रो में जाएं या फिर बसेज में जाएं, तो कुछ आपको महिलाएं, कुछ ऐसे पुरुष आपको मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात करते हैं। आप इंडियन हैं और फिर भी आप ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ, ये दिखाना शायद चाहते हो, या फिर हिंदी वालों को दूसरों को हिंद दिखाना चाह रहे हैं। ये बात होती है। मेरा एक सवाल रहेगा सर, एक बीच में आप मौका दीजिए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, घटना मेरे साथ जो बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब डॉक्टर साहब के बात के समर्थन में बोल रहे हैं कि हिंदी जो है सो संपर्क भाषा है, और मैं मानता हूँ कि भाषा जो है कोई दीवार नहीं होता है। मैं आपको 2 घटना बताता हूँ कि मैं केरला गया आज से करीब 20 साल पहले, और केरल में मैं एक मुसलमान परिवार में बतौर मेहमान था। अच्छा। और उस घर की जो मालकिन थी वो अनपढ़ थी। केरल उसके घर में पढ़ा लिखा कोई नहीं था। उनका एक बेटा था, दूसरा तीसरा तक पढ़ा हुआ बस में कंडक्टर था, और वो मतलब न मलयालम के अलावा कोई भाषा नहीं जानती थी, और हम मलयालम कुछ नहीं समझते थे। आप हिंदी जानने वाले? हम हिंदी जानने वाले, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं। वहाँ हमको जिस समय चाय चाहिए, हमको पानी चाहिए, हम बोलते थे वो मिलता था। और इतना ही नहीं, मार्केट में चाय पीने जब हम गए तो जो दुकानदार बिल्कुल मलयालम के अलावा कुछ नहीं जानता था उसको हिंदी में बोलते थे, वो देता था और वो समझता था। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, ये घटना है 1994 की। हैदराबाद में हमारा एक ऑल इंडिया लेवल का कॉन्फ्रेंस था, ऑल इंडिया पीपुल साइंस नेटवर्क का। तो उसमें पूरे देश के लोग थे, तो हम लोग मैथिली और भोजपुरी गाना बजाते थे वहाँ। तो तमिलनाडु के हमारे साथी उस पर डांस करते थे। तो भाषा कोई ऐसी समस्या नहीं है। ऐसे डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे कि पूरे भारत में हर आदमी हिंदी समझता है, बोले ना बोले अलग बात है, लेकिन समझने वाला समझता सब है। तो हिंदी दूसरी है कि देखिए लोगों का सबसे ज़्यादा तवज्जो कहाँ होगा कि हमको रोटी किस चीज़ से मिलेगा, हमारा रोजगार कहाँ से आएगा। तो हिंदी रोजगार देने में अंग्रेजी के तुलना में कमजोर है, हिंदी कमजोर है। हाँ, रोजगार आपको अंग्रेजी ज़्यादा दे पा रहा है, इसीलिए अंग्रेजी की तरफ झुकाव लोगों का ज़्यादा है। मान लीजिए आपको जाना है विदेशों में जाना है, तो वहाँ आपको हिंदी से रोजगार नहीं मिलेगा। अपने देश में भी आपको कंप्यूटर पर काम करना है तो हिंदी मीडियम से आपका कुछ नहीं होगा। आपको नेट पर काम करना है तो आपको अंग्रेजी जानना होगा, क्योंकि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो रोजगार ज़्यादा मुहैया कराता है अंग्रेजी, इसीलिए लोगों का एक अट्रैक्शन अंग्रेजी के प्रति है। यदि हिंदी को भी उस रूप में हम विकसित कर पाते, इतना रोजगार देने वाला बना पाते, तो शायद कुछ और बेहतर स्थिति होती। ऐसे अभी जो एक बार पहले हम आपको बोले कि आज बाजार की मजबूरी बन गई है हिंदी, क्योंकि बाजार, आज का बाजार विज्ञापन पे चलता है। अब विज्ञापन हिंदी में होता है, और विज्ञापन आप देखिए कि हिंदी में ही सारा विज्ञापन आ रहा है। आज बड़ा जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपने यहाँ हिंदी वाले लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उनको बाजार चाहिए। एक प्रश्न जो किया था, खास करके हिंदी की जो स्थिति है, खास करके गलती की बात हिंदी में जो है, बर्तनी संबंधी गलती, स्त्रीलिंग संबंधी गलती, तो इसके पीछे कारण जो है हिंदी की पत्रकारिता भी है। पहले लोग जब पत्र पढ़ते थे, समाचार पत्र और पत्रिका पढ़ते थे,
पुस्तक में जो आती थी उसको मान के चलता था कि एकदम सही ही होगी। देखिए यह तो किताब में भी या अखबार में भी लिखा हुआ ऐसा, तो उसको जो है एक स्टैंडर्ड मान के जो है सो चल रहा था। से हम लोग अपनी भाषा को सुधारते थे। हाँ, उस अखबार से भी देखकर कि नहीं ये अखबार में ऐसा है तो इसका मतलब यह सही है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही है, क्योंकि अखबार में जो है इतनी अशुद्धियाँ आ रही हैं, बर्तनी संबंधी, लिंग संबंधी और वाक्य विन्यास संबंधी। दूसरी बात क्या है कि अंग्रेजी का जो वाक्य विन्यास है उससे प्रभावित है वर्तमान समय की हिंदी पत्रकारिता, मुख्य धारा की पत्रकारिता। हाँ, मानो वाक्य विन्यास वो अंग्रेजी वाला जो है वाक्य विन्यास यहाँ भी जो है हिंदी में, हिंदी का जो अपना मूल वाक्य विन्यास है, वाक्य संरचना है, उसके बजाय अंग्रेजी की जो वाक्य संरचना है उसका प्रयोग करने लगा है। एक यह भी कारण है कि गलती का। दूसरी बात और है कि कई बार लोगों का कहना है कि हिंदी जो है सो दुरूह भाषा है। तो दुरूह भाषा इसलिए मान ली गई चूँकि राजभाषा जो कमेटी थी वो जो कोष तैयार करने लगा तो संस्कृत का जो तत्सम शब्द है और ऐसे ऐसे शब्दों का जो है वहाँ प्रयोग किया गया, तो इससे दुरूह बने। जैसे कि घटाना को व्याकलन, इस तरह से और भी अनेक ऐसे शब्द हैं। चुनाव कराने जाते थे तो अब उसमें ये सब जानते हैं कि चुनौती शब्द जो है चैलेंज, अंग्रेजी वाला भी लोकप्रिय है, लेकिन उसमें आता था अभ्याक्षेपित, नहीं चुनौती वाला वोट, चैलेंज वोट को जो है अभ्याक्षेपित मत। तो ये जो राजभाषा वो जो कमेटी थी जिसमें जो है कोष तैयार किया गया, उसमें जो शब्द दिए गए तो ऐसे ऐसे शब्द लाए गए जिसके चलते जो है हिंदी माने सामान्य लोगों की भाषा नहीं रह गई। अच्छा, इसके अंदर एक और सवाल रहेगा सर, ये हिंदी का जो आप बोल रहे हैं कि कठिन बना दिया गया, क्या हिंदी के साथ भी राजनीति किया गया सर? वैसे दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वह राजनीति से अलग नहीं है, चूँकि मनुष्य राजनीतिक जीव हैं, तो मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली जो भी भाषाएं होंगी या बोलियां होंगी वहाँ भी कुछ न कुछ राजनीति होगी ही, निश्चित रूप से राजनीति होगी ही। तो अब चूँकि हमारी संस्कृति है तो उसको वहन करने वाली, ढोने वाली तो हमारी भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही हम सारी चीज़ें व्यक्त करते हैं, अपनी संस्कृति को भी व्यक्त करते हैं। तो जाहिर है कि जो प्रभु वर्ग है वह अपनी संस्कृति जो है वो लादना चाहेगा तो वो अपनी भाषा भी ला देगा। अभी जो हम लोग अंग्रेजी की स्थिति देख रहे हैं, पहले हिंदी को जो है सो देसी यानी वर्नाकुलर भाषा कही जाती थी। एक समय में अंग्रेजी की भी वही स्थिति थी, वहाँ भी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन में वहाँ अंग्रेजी को वर्नाकुलर लैंग्वेज मानी जाती थी और वहाँ फ्रेंच का जो है प्रभुत्व था। लेकिन वहाँ के जो माने स्थानीय शासक थे वो फ्रांस से जो गाइड होते थे उनकी बात न मानकर अंग्रेजी को ही जो है वहाँ राजकाज की भाषा के रूप में जो है सो शुरू कर दिया और फिर अंग्रेजी धीरे धीरे वह पल्लवित पुष्पित होती गई। दूसरी बात, अंग्रेजी हिंदी में जो है कुछ लोग कट्टरता ला दिया, लेकिन अंग्रेजी में वो कट्टरता नहीं है। क्या कट्टरता नहीं है कि जहाँ भी अंग्रेजी गई वहाँ की जो भाषा है उस भाषा के जो शब्द हैं, वहाँ की बोली के जो शब्द हैं उसे लेते चले गए।